सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप क्या करते हो मेरे भाई, आधा अधूरा वीडियो देखते हो और फिर बोलते हो सर हमारे तो नंबर नहीं आए, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारे सवाल समझ में नहीं आया। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सवाल तुम्हारे सामने है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 3 और 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा। तो मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है। जो ए है वो कितने दिन में करता है, 3 दिन में। जो बी है वो भी कितने दिन में करता है, 3 दिन में। और जो सी है वो भी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। इन सब का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 3 ही आएगा। तो 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। तो मेरे भाई आपसे बोले एक साथ मिलकर, तो मेरे भाई ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक काम ये करेगा, एक काम ये करेगा और एक काम ये करेगा। एक एक और एक 3 काम हो गए। ठीक है मेरे भाई, कितने काम हो गए, 3। अब इसने बोला कि 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है, 3 है, लेकिन हमें 3 थोड़ी करवाना है, हमें तो इसका 3 गुना करवाना है। तो 3 का 3 गुना यानी 3 तिया 9। तो 9 में जब हम 3 का भाग देंगे तो आंसर तुम्हारा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले को देख लो भाई, क्षैतिज तल पर एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 60 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो कि एक वृक्ष है, ये तुम्हारा वृक्ष हो गया। अब ये जो वृक्ष है इसका शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना मेरे भाई, वो कितने डिग्री का है, क्षैतिज तल के साथ में। तो क्षैतिज तल के साथ में ये जो इसका उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है, आप बोलेंगे कि सर 30 डिग्री का है। और मेरे भाई इस वृक्ष की जो ये लंबाई है वो इसकी जो इसके यहाँ से, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से इसके तक की ये जो दूरी है ये कितनी है मेरे भाई, आपकी 60 मीटर की दूरी है। तुमसे बोला है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तुमको ये बताना है कि ये जो वृक्ष है ये कितने ऊंचाई का है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे भाई x है। तो मेरे भाई अब तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब समकोण त्रिभुज में ये तो आधार हो गया और ये तुम्हारा लंब हो गया। तो मेरे भाई tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में लंब बटे में आधार। लंब कितना है, x है और आधार कितना है, 60 है। तो मेरे भाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा बराबर में x बटे में 60। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की, तो ये 60 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 60/√3। अब आप बोलोगे सर 60/√3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे भाई 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 को लिख सकता हूँ मैं 20 गुणा में 3। अरे 20 तिया 60 ही तो होता है, 20 तिया 60 और बटे में √3 है। अब ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा में √3। तो मेरे भाई मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा में √3 और बटे में मेरे भाई तुम्हारा √3 पहले से ही है। तो √3 से √3 कटेगा, 20 रूट में 3, यही तुम्हारा आंसर बचेगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो क्षैतिज तल पर एक वृक्ष के शीर्ष का
उन्नयन कोण उसके पाद से 60 मीटर की दूरी पर और 30 डिग्री है। तो मेरे भाई उन्नयन कोण तो कितना है 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 60 मीटर। तुमसे बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो यानी x की लंबाई निकालनी है। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है x है, आधार की वैल्यू कितनी है 60 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 60 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 60 बटे में √3 होगा। 60 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुणा में 3, अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, तो √3 से √3 कटेगा, 20 रूट में 3 आंसर बचेगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, एसएससी जीडी में उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। सवाल तुम्हारे सामने है 24, 54 और 108 का महत्तम समापवर्तक बताओ कितना होगा। किस किस का मेरे भाई 27 का निकालना है, 54 का निकालना है और 108 का निकालना है मेरे भाई आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि मैस है। तो मेरे भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जो 27 को भी काट दे, जो 54 को भी काट दे और जो 108 को भी काट दे। तो बताओ मेरे भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी जो मेरे भाई आपके तीनों को काट दे। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि सर वो संख्या है तुम्हारी 9। 9 का भाग 27 में भी जाता है, 9 का भाग 54 में भी जाता है और 9 का भाग 108 में भी जाता है। तो वो संख्या तुम्हारी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी होगी। तो सी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगला सवाल है भाई, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 7,040 और 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 5 साल में कितनी हो गई 8,000। तो मेरे भाई 5 साल में कितनी हो गई 8,000 तुम्हारी ये धनराशि हो गई। फिर मेरे भाई 2 साल में कितनी हुई थी, सर 2 साल में धनराशि हुई थी 7,040। तो आप बोलोगे कि सर 2 साल में तो 7,040 हुई और 5 साल में 8,000 हुई, तो 3 साल में कितनी बढ़ गई भाई, 5 में से 2 गया तो 3 साल हो गया। 3 साल में कितना ब्याज मिला, 8,000 में से 7,040 घटाओगे तो 960 रुपये का ब्याज तुम्हारा यहाँ पर बनेगा मेरे भाई। ठीक है, 960 रुपये का ब्याज बना। तो 1 साल में कितने का ब्याज बनेगा, 3 एकम 3 और इसमें भाग देंगे तो 32, यानी 320 तुम्हारा ब्याज हो गया 1 साल का। अब साधारण ब्याज में तो जो मेरे भाई ब्याज होता है वो सेम ही होता है, जितना पहले साल में मिलेगा उतना ही ब्याज दूसरी साल में मिलेगा, उतना ही तीसरी में मिलेगा, उतना ही चौथे में मिलेगा। यानी यहाँ से हमको पता चला कि 1 साल में कितना ब्याज मिला है 320। तो 2 साल में कितना मिलेगा, सर 1 साल में 320 है तो 2 साल में कितना होगा, 320 को 2 से गुणा कर दो, यानी कि मेरे भाई 640 तुम्हारा 2 साल का ब्याज होगा। अब 2 साल में जो टोटल धनराशि है वो तो कितनी थी 7,040। अब इस 7,040 में से मेरे भाई 640 का तो ब्याज ही है, तो 640 को अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो मेरे भाई तुम्हारा मूलधन बचेगा 0। ठीक है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर मेरे भाई 70 में से 6 गया तो आंसर बचेगा तुम्हारा 64, यानी मूलधन बचा तुम्हारा कितना 6400। तो आपसे बोला कि मूलधन ज्ञात कीजिए, राइट आंसर होगा तुम्हारा 6400। सीधी सी बात है, 5 साल में 8,000 पैसे मिलते हैं, 2 साल में 7,040।
अब मेरे भाई 5 साल में से 2 साल घटाऊंगा तो 3 साल बचा, और 8,000 में से 7,040 घटाऊंगा तो 960 बचा। यानी 3 साल का ब्याज कितना है? 960। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 एकम 3 और 3 का भाग देंगे तो 320। 1 साल में 320 मिला। तो 1 साल में अगर 320 मिल रहा है तो 2 साल में कितना होगा? 320 को 2 से गुणा कर दो, 640 होगा। तो 640 ब्याज है 2 साल का। अब टोटल धनराशि तो 7,040 है, तो 7,040 में से 640 घटाएंगे तो 6400 रुपये तुम्हारा मूलधन बचेगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 168 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताओ दो मेरे भाई आपके कितना होगा। तो मेरे भाई फटाफट से इस सवाल का आंसर बताओ आप लोगों का क्या होगा। अब 7 क्रमागत संख्या क्या होगी? मैं मान लेता हूं कि जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी x है, तो ये पहली संख्या हो गई। तो दूसरी क्या होगी? x प्लस में 1 होगी। तीसरी क्या होगी? x प्लस में 2 होगी। चौथी क्या होगी? x प्लस में 3 होगी। पांचवी क्या होगी? x प्लस में 4 होगी। छठी क्या होगी? x प्लस में 5 होगी। और सातवीं क्या होगी? x प्लस में 6 होगी। अरे ऐसे ही तो लेते हैं मेरे भाई संख्याओं को। मैं तुमसे बोल दूं कि सबसे छोटी संख्या 10 है, तो अगली संख्या क्या होगी? 10 में 1 जोड़ दो 11। अगली क्या होगी? 11 में 1 जोड़ दो 12। फिर 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। इसी तरीके संख्या बनती है। तो मेरे भाई सेम काम यहाँ पर मैंने बोला है कि मेरे भाई पहली संख्या x है तो दूसरी x में 1 जोड़ दो, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। यानी इस तरीके की मेरे भाई ये जो टोटल आपकी संख्या है ये तुम्हारी हो गई कितनी? 7 संख्या हो गई। अब इनका योग बोला है 168, तो इनको जोड़ लो मेरे भाई, जोड़ो। x 2x 3x 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 7x हो गया। प्लस में 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो मेरे भाई हो गया 21। और इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 168। तो मेरे भाई 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 x बार कटेगा, 7 तिया 21 3 बार कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 2 बार 24 बार कटेगा। 3 इसमें से घट जाएगा तो x बराबर में होगा 24 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई आंसर तुम्हारा होगा 21। ठीक है मेरे भाई, आंसर तुम्हारा 21, यानी कि मेरे भाई x की वैल्यू 21 है। तो तुमसे बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी तो क्या है? x है, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 21, तो ये तो हो गई 21। दूसरी क्या होगी मेरे भाई? इसमें 6 जोड़ दो, तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 27, और इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर होगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट, और एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि आप लोगों की एग्जाम कौन सी तारीख को होगी और मेरे भाई कौन सी शिफ्ट में होगी। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अमन और योगिता ने मिलकर एक व्यवसाय में 59,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8,000 के कुल लाभ में से अमन का हिस्सा 1,400 था, तो अमन का निवेश बताओ मेरे भाई कितना होगा। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 8,000 का कुल लाभ है, उसमें से अमन का हिस्सा कितना है? 1,400। अब एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि भाई जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है उसी अनुपात में उसको लाभ मिलता है। अगर कोई आदमी ज़्यादा पैसे लगाएगा तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, अगर कोई आदमी कम पैसे लगाएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। वही बात है मेरे भाई, अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा तो नौकरी जल्दी लग जाएगी, अगर कोई बच्चा कम पढ़ेगा तो बाद में नौकरी लगेगी, धीरे धीरे नौकरी लगेगी। यानी जो जितनी मेहनत करता है फल भी उसको उतना ही मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं अमन के केस में बात करूँ तो अमन का क्या था मेरे भाई? टोटल लाभ कितने था? 8,000 का लाभ था। इस 8,000 के लाभ में से अमन को कितना मिला? मात्र 1,400 रुपये। तो अमन को मिला है 1,400 रुपये है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे,
2 का भाग देंगे तो 7 बार और 2 का भाग देंगे तो 40 बार, यानी अमन का हिस्सा है 7/40। तो यहाँ पर मेरे भाई टोटल पैसा कितना था 59,200 है, तो 59,200। तो मेरे भाई मैंने क्या बोला था कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाएगा लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो भाई लाभ मिला है 7/40, तो 7/40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 8 का 32, यानी कि मेरे भाई 1480। 1480 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0। 8 7 56 का 6 5, 7 चौक 28 और 5 का 33 का 3, 7 और 3 10, 10,360। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होगा? अब ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें तो मेहनत करनी नहीं है, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करनी है। तो फटाफट कर दो मेरे भाई। देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजो 15, ठीक है, प्लस में 8 है, 8 जोड़ देंगे, ठीक है, 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजो 15। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर ये हो जाए कितना, 3 पंजो 15 यानी माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का मेरे भाई आगे 12 है तो 12 कर दो, 8 का भाग 72 में देंगे तो 8 नाम का 72 हो जाएगा, गुणा 5 है तो गुणा 5 कर दो, और माइनस का 32 है तो माइनस का 32 कर दो। 15 में 8 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 23। 12 और 5 17 होता है तो 17 हो जाएगा। 9 पंजो 45 होता है, ठीक है, और माइनस का 32 है, ये भी ठीक है। 23 में 17 घटेगा तो 6 बचेगा, प्लस में 45 में से 32 घटेगा तो आंसर तुम्हारा 13 बचेगा। तो 13 और 6 कितना होता है? 19 होता है। बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर भाई? तो ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, जोड़ बाकी गुणा भाग ही तो करने हैं। अगर भाई किसी बच्चे से ये समझ लो कि ये सवाल भी नहीं हुआ ना, इसका मतलब भाई उसकी मैथ बहुत कमज़ोर है, ऐसी कंडीशन में तो नौकरी नहीं लग पाएगी। अगले सवाल को देखो भाई, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मेरे भाई अब या तो इसको तुम ऐसे कर लो मेरे भाई कि ट्रिक से कर लो, या फिर अगर ट्रिक से नहीं करना चाहते तो मेरे भाई बेसिक से कर लो। ठीक है मेरे भाई, बेसिक से करना चाहते हो तो प्रथम 5 विषम संख्या लिख लो। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। यही तो मेरे भाई विषम संख्या। अब इनको जोड़ लो, 9 और 7 का 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो मेरे भाई कितने हो गए? 25। और इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो 5 25, आंसर आएगा तुम्हारा कितना? 5। या फिर मेरे भाई सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं की बोले ना तो जितनी संख्याओं की बोलता है उतना ही आंसर होता है। जैसे इसने 5 विषम प्राकृत संख्याओं का बोला तो 5 आंसर हो गया। ये बोलता कि बताओ प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 होगा औसत। ठीक है, 10 होगा। ये बोल देता कि प्रथम 500 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 500 बोलता तो 500 आंसर हो जाता, 600 बोलता 600 आंसर हो जाता, वो 100 बोलता तो 100 आंसर हो जाता। यानी जितनी विषम प्राकृत संख्याओं की बोलता उतना ही आंसर हो जाता। तो यहां पर इसने 5 का बोला था तो 5 आंसर हो गया, बात खत्म। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। एक उबर ऑटो 17 घंटे में 680 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल बताओ क्या होगी। तो मेरे भाई चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है? 680। समय कितना है? 17 घंटे का, 17 चौके 68, 40 आंसर आएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सीमा और ज्योति की वर्तमान आयु का गुणनफल मेरे भाई 3952 वर्ष है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात मेरे भाई 19:13 है। सीमा और ज्योति की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। इनसे बोला कि वर्तमान आयु का गुणनफल, तो इसकी 19 है तो मैं इसको कर लेता हूँ 19x बना लेता हूँ। फिर इनका गुणा करना है तो ये 13 है तो मैं इसको 13x कर लेता हूँ। और ये कितना है मेरे भाई? 3952 तुम्हारा है। इसमें अगर देखो अब इसको काटा पीटी करनी है भाई, सिंपल काटा पीटी कर दो। 19 का भाग देंगे तो 19 से 19 दूना 38। ठीक है मेरे भाई, 1 बचेगा, 0 में भाग नहीं जाएगा। 19 दूना 38,
ठीक है मेरे भाई। अब 19 का भाग अगर हम 152 में देंगे तो 19 8 का 152 होता है मेरे भाई, ठीक है। 19 8 का 152 208 पर जाएगा। इसमें अगर 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो 13 6 78 होगा। तो x गुणा में x करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 16 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, तो x की वैल्यू 4 आएगी। अब तुमसे बोला है कि सीमा और ज्योति के आयु में अंतर निकाल दो भाई। 19 में से 13 घटेगा, 19 में से 13 घटेगा तो 6 बचेगा, तो 6 चौका 24, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भाई 24 आंसर दे दिया है उनके मज़े हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। भाई सीधी सी बात है कि इनकी आयु के बीच का जो अनुपात है वो 19 और 13 है, और गुणनफल कितना है 3952 है। तो ये 19 है तो मैं इसको 19x कर लेता हूँ, गुणा करना है। ये 13 है तो मैं 13x कर लेता हूँ, बराबर में मेरे भाई कितना है 3952 है। 19 का भाग देंगे 19 दूना 38, जीरो लगेगा, 19 8 का 152, 13 का भाग देंगे तो 16 बढ़ जाएगा, x गुणा x, x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 16। तो 16 का मेरे भाई x स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो मेरे भाई 19 में से 13 घटाएंगे 4 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों में से 70% मत प्राप्त हुए और वह 12,400 मतों के अंतर से विजयी हुआ। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या मेरे भाई आपको निकालनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब टोटल वोट कितने थे मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोट तुम्हारे m थे। अब इन m मतों में से 20% मत तो अवैध हैं, यानी इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 20% तो कोई मतलब नहीं है, तो बाकी कितने बचेंगे 80 बचेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही कितना होता है 100 होता है। तो 100 वोट में से 20% अवैध हैं, तो वैध कितने बचे 80 बचे। अब इन 80 मतों में से क्या हुआ कि जीतने वाले ने विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले हैं। तो भाई जीतने वाले को अगर 70% वोट मिले होंगे तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 30 मिले होंगे, क्योंकि भाई परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब 100 में से 70 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को 30 मिले होंगे। और यहाँ पर अगर मैं इनका अंतर की बात करता हूँ तो इनका अंतर कितना है, तो 70 में से 30 घटेगा तो 40% का अंतर यहाँ पर आएगा। और ये अंतर सवाल में कितना है 12,400 का ये अंतर तुम्हारे सामने है। तो मेरे भाई काटा पीटी कर लो, आंसर आएगा। देखो 2 0 से 2 0 हम लोग काट सकते हैं। 4 का भाग अगर इसमें देंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 यानी 3100 हो जाएगा। ये 2 0 हैं, इन 2 0 को भी ऐसे करो यहीं लगा लो। अब इसमें अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 तिया 24, तुम्हारा कितना बचेगा 7 बचेगा, 8 ही अंटी 64 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो 8 देखो 8 तिया 24 अगर यहाँ पर बचेगा तो 6 और 1 7 बचेगा, 7 का यहाँ पर बचेगा, 8 अंटी 64 का यहाँ पर मेरे भाई 6 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 8 7 56 और 8 5 40, यानी कि मेरे भाई 38,750 आंसर आएगा। इस ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना मेरे भाई 36,750, तो इस 36,750 में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 38,750 कर लो मेरे भाई, ठीक है। इसको आप क्या कर लो 38,750 कर लो, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।